इंसान हवस की आग में इतना पागल हो जाता है कि ना ही वो अपना पहचानता है और ना ही वो पराया पहचानता है दोस्तों, जिसकी वजह से वो रिश्ते को शर्मसार कर देता है और रिश्ते को तार तार कर देता है। दोस्तों, दरअसल आज की जो कहानी है इसी टॉपिक पर होने वाली है। एक 50 साल का हट्टा कट्टा मर्द होता है जो कि बहुत ही बड़ा जमींदार होता है। दोस्तों, उसकी बहुत ही बड़ी कारोबार होती है, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए रहते हैं और जिसकी वजह से उसके पास लोग मदद भी मांगने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो 50 साल का जो जमींदार होता है वो अपने ही सगे बेटे की पत्नी को फंसा लेता है अपने प्यार के जाल में, यानी कि अपनी हवस के जाल में उसे फंसा लेता है और उसके साथ में इतना जोरदार करता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, ये जो 50 साल का हट्टा कट्टा मर्द होता है वो अपनी ही बहू के साथ में बहुत ही बड़ी हैवानियत और बहुत ही बड़ी दरिंदगी करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बहू भी उसका साथ देने लगती है, क्योंकि उसकी बहू को भी चरम सुख का आनंद मिलने लगता है। दोस्तों, इन ससुर और बहू का हैवानियत का जो किस्सा है वो ऐसे ही 5 से 6 महीने तक लगातार चलते रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम अब अपनी कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार होता है और उस परिवार में एक मुखिया होता है जिसका नाम जयप्रकाश होता है। दोस्तों, जयप्रकाश 50 साल की उम्र में एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसा मर्द होता है, जिसकी पत्नी 4 साल पहले एक बीमारी की हादसा की वजह से वो मर जाती है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम विनोद होता है। दोस्तों, विनोद की उम्र 25 की पार हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो जयप्रकाश होते हैं वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी तरीके से जयप्रकाश अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं, लेकिन जयप्रकाश को अपने बेटे के हिसाब से कहीं भी लड़की पसंद ही नहीं आती है। लेकिन तभी एक ऐसा इंसान आता है जो जयप्रकाश के बेटे के लिए अच्छा सा रिश्ता लाता है। लेकिन जब जयप्रकाश अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तो वो देख करके मस्त हो जाते हैं और उसके सर से पांव तक देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसके गोरे और उसके गठीले बदन को देख करके जयप्रकाश मस्त हो जाता है। जयप्रकाश तुरंत ही हाँ कर देता है और कहता है कि ये जो लड़की है ये मेरे बहू बनने के काबिल है। दोस्तों, उसके बाद में जयप्रकाश अपने विनोद के मस्तक पर सेहरा बांधता है और बारात लेकर के धूमधाम पहुंच जाता है। दोस्तों, उसके बाद में जयप्रकाश अपने बेटे की शादी करा करके दुल्हन को विदा कराकर जब अपने घर पे लाता है तो विनोद सुहाग रात के दिन जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो उसकी दुल्हन मारे खुशी के मारे सपने लेकर के सजो रही थी कि आज मैं अपने पति के साथ में अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये क्या कि जो विनोद होता है, विनोद अपनी धर्मपत्नी के साथ में थोड़े ही लम्हे, थोड़े ही पल बिताता है, यानी कि 2 ही 3 मिनट के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेड पर करवट फेर करके सो जाता है। अब दोस्तों, जो उसकी दुल्हन होती है, उसकी दुल्हन को बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाता है कि वो ये सोच रही होती है कि ये जो मेरा पति है रात भर जगह होने की वजह से ये शायद इसे नींद आ गई, तो कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी रात को कल को रंगीन कर लूंगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में दूसरे दिन भी यही वजह उस विनोद के साथ में होती है और विनोद फिर से 2 ही 3 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है और फिर से दूसरी तरफ करवट फेर करके वो सो जाता है। दोस्तों, इस बात को लेकर के उसकी दुल्हन बहुत ही ज्यादा चिंता कर लेती है। वो अपने उस विनोद यानी कि दूल्हे से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो विनोद सच्चाई बताता है, कहता है कि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है कि मैं 2 ही मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता हूं और ये मेरी बीमारी बहुत ही पहले से है। दोस्तों, उसके बाद में वो जो विनोद की दुल्हन होती वो कहती है कि यदि ऐसा था तो तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अब वो करे तो क्या करे, वो जो विनोद होता है वो करवट फेर करके सो जाता है और इसकी जो दुल्हन है वो बाहर निकल करके वो एक गाजर लेती है, अपने प्राइवेट पार्ट में डाल करके उसे सहलाती रहती है और देखते ही देखते इधर जो उसका ससुर होता है, ससुर उसे देख लेता है और जैसे ही ससुर देख लेता है तो वो शर्म के मारे अपने
कमरे में चली जाती है। तो ये ससुर भी उसके ऊपर निगरानी करने लगता है। ये सोचने लगता है कि काश ये जो मेरी विनोद की दुल्हन है, जो मेरी बहू है, अगर मेरे फंदे में आ जाए तो मेरी अच्छी खासी कटने लगेगी। दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह का समय होता है। वो जो जमींदार होता है उसका एक नौकर उसका मालिश कर रहा होता है और वो अपने नौकर से कहता है कि देखो नौकर, मैं जब जवान था तो मेरी बहुत ही अच्छी खासी चलती थी। मैं जिसके बाह को पकड़ लेता था तो वो छुड़ा नहीं पाता था। मैं जिस महिला की तरफ देख लेता था वो मेरी तरफ आकर्षित हुए बगैर नहीं रह पाती थी। दोस्तों वो ये सब अपने नौकर को नहीं बल्कि अपनी उस बहू को सुना रहा था ताकि उसकी बहू इसकी तरफ चली आए। दोस्तों उसकी बहू मुस्कुराते हुए कमरे में चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही हर बार वो अपनी बहू के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते रहता है, अपने बहू के बारे में अपने नौकरों से कहता रहता है। एक दिन की बात है दोस्तों, वो अपने बहू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बहू बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है। दोस्तों उसके बाद में वो बहू कहती है कि ये जो आपका बेटा है, आपके बेटे के अंदर बहुत ही बड़ी बीमारी है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उस दिन विनोद की न होने की वजह से वो जो जमींदार होता है अपनी बहू को पकड़ लेता है और अपनी बहू के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों उस जमींदार की बहू कहती है कि ससुर जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते जब वो उसकी बहू को नशा हो जाता है तो वो अपने ससुर के सीने से लिपट करके लग जाती है और दोस्तों वो भी अपने ससुर का बराबर साथ देने लगती है। दोस्तों ऐसे ही ससुर और बहू का रिश्ता काफी दिनों से काफी महीनों से चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो जमींदार होता है वो अपनी बहू को प्रेग्नेंट कर देता है, यानी कि उसकी बहू उसके द्वारा उसके पेट में बच्चा हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में कुछ महीने के बाद जब उसकी बहू को उल्टियां होने लगती है तो बहुत ही ज्यादा उसे परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से विनोद कहता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे बस उल्टियां हो रही है। दोस्तों उसके बाद में वो विनोद अपनी पत्नी को ले जाता है अस्पताल में और वहां पर जब चेकअप कराता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। दोस्तों यह सुनकर के विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं तो मेरी पत्नी माँ कैसे बनने वाली है। अब दोस्तों उसके बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों वो कुछ भी नहीं बताती है और वो उसे घर में लाता है तो मारते ही रहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, मुझे बता दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अब दोस्तों जो विनोद का बाप होता है जमींदार, वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसे नहीं बताया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो कहता है कि देखो विनोद, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है दरअसल वो बच्चा मेरा है। उसके बाद में दोस्तों अब विनोद बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है। विनोद अपने बाप को देखता है और अपनी बीवी को भी देखने लगता है। विनोद कहता है कि पिताजी इसने तो मेरे साथ धोखा तो किया ही, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं जा करके कंप्लेन करता हूँ, मैं एफआईआर दर्ज कराता हूँ और मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जेल की हवालात कराता हूँ। लेकिन दोस्तों वो जमींदार कहता है कि देखो बेटा विनोद, इससे बहुत ही बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बीमारी थी जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी इस घर को छोड़ करके जाना चाहती थी, तो मैंने इसे रोका और मैंने इसके पेट में बच्चा किया जिसकी वजह से ये इस घर में रह जाए। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि अगर इससे बचना है तो कोई दूसरा उपाय है, तुम इस बच्चे को अपना नाम दे दो और परिवार भी चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद में अब विनोद बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाता है, लेकिन 9 महीने के बाद में जो विनोद की धर्मपत्नी होती है उसके पेट का जो बच्चा पैदा होता है तो विनोद उसे अपना नाम दे देता है। तो दोस्तों ऐसे ससुर और ऐसे बहू को तुरंत ही मार देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा हैवानियत किया है, अगर विनोद को बच्चा नहीं होता तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इस ससुर को अपनी बहू के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था और उस बहू को भी अपने ससुर के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे रिश्ते शर्मसार हो जा रहे हैं, ऐसे रिश्ते तार तार हो जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस कहानी से मुझे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, किसी के दिल को दुखाने का उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कि आप भी सतर्क रहिए, होशियार रहिए, कहीं भी जहां भी रहिए
होशियार रहे, क्योंकि कब इस घड़ी में, इस दौर में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वारदात के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।